में बीपीएससी एडीयू एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 लॉन्च हो गया है। 12 सेट इसमें दिए गए हैं, जिसमें 5 सेट पेपर 2 से और 5 सेट पेपर 3 से होंगे और 2 टेस्ट होंगे पेपर 1 से, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का 2 टेस्ट इसमें कवर होगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर पहले सेट की तरफ। पहले सेट जो कि पेपर 2 से रिलेटेड है, यानी कि सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज से। फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए। जो पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियो टेस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब यहां से टोटल 12 टेस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, जाकर के वहां देख सकते हो आप लोग। जो बच्चे पहली बार जुड़े थे और इससे पहले का जितना भी टेस्ट हुआ था एडीओ का, वो भी देख लेना, ताकि आप लोग को ना हेल्प मिलेगा। अभी एडीओ एग्जाम में काफी टाइम है, लगभग 90 दिन का समय बचा हुआ है। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अब पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है और कहा जा रहा है सही कथन को चुनने के लिए। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, नाज़का प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। यह स्टेटमेंट सही है। 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने मिलकर के प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दिया था। टेक्टोनिक प्लेट जो होता है, ठोस चट्टान का एक विशाल अनियमित आकार का स्लैब होता है, जो कि महाद्वीप और महासागर दोनों लिथोस्फीयर से बना होता है। और नाज़का प्लेट की बात कही जाए तो ये साउथ अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है, मध्य अमेरिका नहीं होगा, ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिका का पार्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अभी मैंने बताया ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न देखिए, जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या होगी? आसान सा जवाब होगा, ये ऑक्सबो झील का होगा, ऑक्सबो लेक होगा। विकल्प बी राइट आंसर होगा। जैसे जैसे विसर्प जो होगा ना गहरे वृत्त में विकसित होगा, तो विभक्ति बिंदु पर ना अपर्दन के कारण ये क्या होगा? कटाव हो जाएगा। यहाँ पर ये कटता जाएगा, धंसता जाएगा, और ये यही जाकर के क्या होता है? गोखुर झील के रूप में निर्मित होता है। क्या चीज? गोखुर झील। आगे देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सूची 1 में जनजाति दिया गया है और दूसरे सूची में जो जनजाति है उससे संबंधित जगह का नाम दिया गया है। अब मिलान कर लेते हैं। गोंड जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश की जनजाति हो जाएगी, दूसरा इसका हो गया। टोडा जनजाति ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है, पहला हो गया। चेंचू जनजाति जो है केरल की है, और सॉरी टोडा जनजाति पहले होगा ना, टोडा जनजाति ये नीलगिरी पहाड़ी का होगा। एक मिनट, यहां पर क्या होगा? गोंड हो गया मध्य प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया डोंगरिया कोंद। डोंगरिया कोंद इसको मिला लीजिए, ओडिशा का होगा, ठीक। टोडा जनजाति जो होगा ये नीलगिरी पहाड़ी का होगा, ठीक है। चेचू जो हो जाएगा केरल का। अब जाकर के सही मिलान है, ठीक है। तो हो गया ये 2, 3, 1 और 4, 23, 14। अब देखिए 2, 3, 1 और 4 कौन सा होगा? पहला ही विकल्प यहां पर देखने को मिल गया, ये करेक्ट आंसर हो गया। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनना है। यहां पर भी पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है, चिली जो है विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। यह स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही दिया गया है। अगर भारत में बात कही जाए तो मध्य प्रदेश में तांबा सबसे ज्यादा यहां पर उत्पादन होता है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। तांबा जो होता है ना, विद्युत उद्योग में तार जो होता है, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर बनाने के लिए अनिवार्य धातु होता है, और यह मिश्र धातु जो आघात वर्धनीय और तन्य होता है। तांबा का भंडार मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो झारखंड में भी पाया जाता है। झारखंड का जो सिंहभूम का क्षेत्र है, कौन सा? सिंहभूम का क्षेत्र हो गया। और मध्य प्रदेश जो यहाँ पर दिया गया ना, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है, ये सही है। तो मध्य प्रदेश में ना बालाघाट का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का बालाघाट का क्षेत्र, यहाँ पर सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन होता है। और एक राज्य हो जाएगा हमारा राजस्थान। राजस्थान का झुंझुनू हो जाएगा। कौन सा? झुंझुनू का क्षेत्र जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। और अलवर, राजस्थान में 2 क्षेत्र में तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। यहां पर कहा जा रहा है सही उत्तर, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल करेक्ट दिए गए। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का ना एक कमेंट आता है कि सर इसका पीडीएफ हमें दे दीजिए। तो परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, मैं यहां लिख देता हूं परीक्षा वाटिका। इस टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें बहुत सारा टेस्ट अपलोड किया गया। एडीओ का हो गया, और भी एग्जाम, बिहार एसएससी वगैरह जो बिहार में अभी होने वाला एग्जाम है, और सीटेट एग्जाम अभी हाल में होने वाला है, जो कि आपका होगा 8 फरवरी को, ठीक है। तो उस चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक भी मिल जाएगा, परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी जाइए, यहाँ पर कमेंट में भी इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
बच्चों वाला प्रश्न है, ये कौन सा हो जाएगा बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। एशिया जो होगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होगा, ठीक है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप होगा। लेकिन यहां पर एशिया ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया गया ना, तो एशिया के बाद कौन सा आएगा, अफ्रीका आता है, ठीक है, और अफ्रीका के बाद क्या आएगा, और नॉर्थ अमेरिका आएगा, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका का पार्ट, उसके बाद अंटार्कटिका 80, उसके बाद आएगा क्या, यूरोप लिखिए, और उसके बाद अपना ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ते घटते क्रम में देख लेना। यहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर एशिया नहीं है तो दूसरे स्थान पर अफ्रीका आता है, तो अफ्रीका ऑप्शन में दिया गया है, पहला विकल्प यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा गलत पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आइए सीधे नीचे यहां पर जो कूट की सहायता से बोलता है ना उत्तर चूज करने के लिए। अब यहां पर गलत चूज करना है। अब स्टेटमेंट को देख लेते हैं, दोनों स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है पश्चिम घाट पूर्वी घाटों की तुलना में ज्यादा ऊंचे है, ये स्टेटमेंट सही है। ये जो होता है ना अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर होता है लेकिन अधिक निरंतर होता है, तो इसकी ऊंचाई जो होती है लगभग 1500 मीटर होती है, कितना, लगभग 1500 मीटर होती है। और पूर्वी घाट जो है ना असंतत होता है, निम्न पहाड़ी से मिलकर बना होता है। पूर्वी और पश्चिमी घाटी जो नीलगिरी पहाड़ी पर एक दूसरे से मिलते हैं। और यहाँ पर अगर एक और फैक्ट की बात करें तो नर्मदा नदी जो है ना सतपुरा विंध्याचल पर्वतमाला के बीच एक नदी घाटी से होकर के बहती है, और तापी नदी यहाँ पर नहीं मिलती है। अगला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है तापी नदी सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है, ये क्या है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो गलत पूछा जा रहा है, तो गलत कौन सा हो गया, सिर्फ दूसरा होगा, केवल दो, क्योंकि सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच ये दरार का काम नहीं करेगा। ये नर्मदा नदी सतपुरा और किसका हो जाएगा, तापी नहीं होगा, यहाँ पर मैं नोट भी कर देता हूँ, नर्मदा नदी, सिर्फ नर्मदा नदी होगा, सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है, ठीक है, इस वजह से ये गलत हो गया, तापी नदी दिया गया था। दूसरा स्टेटमेंट गलत था, गलत ही पूछा जा रहा था। अगला देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, नहीं को कोड कीजिए, बताइए। यहाँ पर कूट भी नहीं, कूट नहीं दिया गया है, डायरेक्ट बताना है इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा। विकल्प सी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी जो है शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा करती है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। और यहाँ ना मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसून जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है, यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। कहां पर, बंगाल की खाड़ी की अगर बात करी जाए तो। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। एक तरफ घटना दिया गया है, उसके बाद कारण दिया गया, कौन सी घटना किस कारण से होता है। कोरियोलिस बल जो होता है ना एक आभासी बल होता है, और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूरने के कारण क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होता है। जो हवाएं जो होती है, धाराएं होती है, जैसे कि वस्तु को इसकी गति को प्रभावित करती है। और ऋतु का जो परिवर्तन होता है क्या होता है, सबसे पहले तो इसको मिला लेते हैं, क्या हो जाएगा, कोरियोलिस बल प्रभाव जो होता है किसके कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक। ऋतु की बात करी जाए तो ऋतु क्या होती है, परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण से होता है और अपने अक्ष के झुकाव का परिमाण होता है, जिसके कारण क्या होता है, ऋतुएं बदलती रहती है। तो पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव के कारण हो गया, ठीक। विषुव क्या होता है, ये तब होगा जब सूर्य होगा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होगा, जो ऋतु के बीच संक्रमण को चिन्हित करता है। 4 अलग अलग संक्रांति होता है, यहाँ पर इसका मिलान तो यही हो गया, ये ऑलरेडी मिला हुआ था। अब मैं यहाँ एक चीज बताता हूं आपको, जो 4 अलग अलग संक्रांति होता है, विषुव दिन खगोलीय ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होता है। जो ग्रीष्म संक्रांति होता है वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। फिर शीतकालीन संक्रांति में जब आओगे तो वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। और 2 विषुव जब होगा तो वसंत वसंत हो जाएगा, और शरद के बाद पतझड़, जब दिन और रात की लंबाई क्या होगी, लगभग इक्वल होगी, लगभग बराबर होगी। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताता हूं, अगर उत्तरी गोलार्ध में बात कही जाए तो वसंत विषुव कब होगा, वसंत विषुव की बात कही जाए तो यह होगा कब, 20 या 21 मार्च को, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ग्रीष्म संक्रांति, लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, यह कब होगा, 20 या 21 जून को होगा, ठीक। उसके बाद शरद यानी पतझड़ विषुव कब होगा, शरद यानी पतझड़ वाला यह होता है 22 या 23 सितंबर को। डाटा नोट करिएगा आप लोग। अगर शीतकालीन संक्रांति की बात कही जाए, शीतकालीन संक्रांति की बात कही जाए तो यह हो जाता है 21-22 दिसंबर का मामला। ये सब ना देख लेना। अगर ये तो हो गया नॉर्थ वाला पार्ट, आप जाओगे साउथ वाले पार्ट में, सीधे इसको पलट दीजिए, मतलब वसंत कब होगा, 21-22 दिसंबर, इसको सीधे पलट देना, ठीक है, रुझान उल्टे क्रम में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित होते हैं? बताइए। पहला है गर्म वाताग्र, दूसरा है ठंडा वाताग्र। सही विकल्प का चूज करना है, दोनों हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा, दोनों होता है। शीतोष्ण चक्रवात जो होता है ना, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो मध्य अक्षांश में होता है और पश्चिम से पूर्व की ओर ये मोशन करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति होती है, वेस्ट टू ईस्ट, ये नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। कहां से कहां? वेस्ट टू ईस्ट होगा। चलिए आगे देखिए। हिमालयी नदियां और अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है? ये ना नहीं वाला मामला बहुत फंसाता है। अभी हाल में बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, वहां पर इस तरह से ना असत्य कथन तो पूछा जाता है। मान लो कि पूछ दिया गया कौन सा कथन असत्य है, अब वहां सीधे पूछ दिया, ये पूछ सकता था कि कौन सा कथन सही है, लेकिन सही है नहीं पूछ करके कौन सा कथन असत्य नहीं है। समझ रहे हो ना, कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी कि साफ साफ पूछ देता है कि कौन सा कथन सत्य है। इस तरह घुमाता है थोड़ा सा, और ये नहीं असत्य वाला मामला ना बहुत फंसाएगा, गलत करके नहीं आना। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर जो विसर्प नदियां, गोखुर झील, गुफित वाहिकाएं, ये कोई भी नहीं होगा। जो हिमालयी नदियां होती है ना, अपने प्रवाह के क्रम में जब मैदान में प्रवेश करेगी तो मध्य और निचला भाग के साथ भारी मात्रा में क्या ले जाती है? ये ले जाएगी सिल्ट, ले जाएगी सिल्ट के साथ क्या ले जाएगी? ये बालू ले जाएगी, और इसी अवसाद का संवहन करते हुए जो निक्षेपात्मक स्थलाकृति बनाती, जैसे कि समतल घाटियां बनेगी, ठीक है, गोखुर झील बनेगी और विसर्प नदियां बन जाएगी, गुम्फित वाहिकाएं बन जाएगी, और भी हो सकता है बाढ़कृत मैदान, यहां पर लिख दो, बाढ़कृत मैदान बनाएगी, ठीक है। ये तीन तो हो गया ना, ये चौथा ये हो गया। और नदी का मुहाना पर डेल्टा भी बनाती है, ठीक है। तो निर्माण किसका नहीं करेगी? इसमें तो सबका निर्माण करती है, तो कोई भी नहीं हो जाएगा। एक इसमें और नोट कर लेना आप लोग, समतल घाटियां, ये तो नहीं दिया गया था ना, समतल घाटियों का निर्माण करेगी, ठीक है। तो ये सारा हो जाएगा, 1 2, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, और डेल्टा क्षेत्र भी बनाएगी। 6 चीज करेगी जब हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य भाग में और निचले भाग में जाएगी, तो इसी सारी आकृति का निर्माण होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां कहा जा रहा है सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करके उचित उत्तर चूज करिए। सूची 1 में गति के प्रकार दिए गए, दूसरे सूची में वस्तुओं की गति दी गई है। चलिए यहां पर मिलान करना। वृत्तीय गति जो होगा किसका परिणाम होगा? वृत्तीय गति। बताइए, करेक्ट आंसर इसका होगा पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति होती है, तीसरा हो गया। उसके बाद घूर्णन गति, लट्टू की अपनी अक्ष पर घूमना, ये घूर्णन गति का एग्जाम्पल हो गया। आवर्त गति किसका होगा? तो आवर्त गति जो होगा ना, ये होगा घड़ी के लोलक की गति। जो घड़ी जो चलता है ना, देखते होगे आप लोग, कोई कोई पेंडुलम वाली घड़ी, उसका गति जो होगा आवर्त गति होगी। चौथा दिया गया है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति नदी के प्रवाह की गति होती है, तो दूसरा हो गया। इस तरह से 3 4 1 और 2 हो गया, 34 12। अब कूट में देखना है, 34 12 भैया कौन सा है? विकल्प बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या होगा? पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाता है, तो विकल्प ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। जो आर्किमिडीज का प्लावन का सिद्धांत होता है ना, कौन सा? प्लवन का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, थ्योरी ऑफ प्लवन। इसका क्या होता है? कोई भी वस्तु पानी में तैरते रहेगा, उसको ऊपर की ओर एक उत्प्लवन बल लगेगा, जिसके कारण वस्तु के भार में क्या होगा? कमी महसूस होगा। जैसे ही कमी महसूस होगा, जब वस्तु पानी की सतह से ऊपर आ जाएगा, तो प्लावन बल ना होने के कारण वह क्या होगा? भारी मात्रा में प्रतीत होगा, भारी लगेगा। तो यही होता है, कुएं से पानी, जो कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचेंगे तो हमें क्या होगा? लगेगा कि पानी की सतह से ऊपर बाल्टी भारी हो गई है। अगला देखिए, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है? ये होता है ध्वनि गुणता के कारण, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। और ध्वनि का तारत्व जो होता है ना, उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अधिक आवृत्ति होगा अगर जो, तो ध्वनि का तारत्व क्या होगा? तारत्व भी क्या होगा? यहां लिख लेना, तारत्व अधिक, मतलब समझ रहे हो ना, आवृत्ति अधिक तो तारत्व भी अधिक होगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। और ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर डिपेंड करती है। प्रबलता की बात पूछी जाए, ध्वनि की प्रबलता जो होती है किस पर डिपेंड करती है? उसके आयाम पर डिपेंड करती है। और आयाम बढ़ेगा तो ध्वनि की प्रबलता भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हो, आयाम बढ़ा तो प्रबलता क्या हो गया? बढ़ गया। ये ध्यान रखना, हो सकता है पूछ दिया जाए इस तरह से भी बना करके, छोड़ना नहीं है आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है।
आसान सा जवाब ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, विकल्प सी होगा। और कोई लेंस ऐसे द्रव्य में डुबोया जाएगा जिसका अपवर्तनांक जो होगा लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होगा अगर जो, तो ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी और लेंस की प्रकृति क्या होगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। यहाँ पर लेंस की प्रकृति चेंज हो जाएगी। और इसका एग्जाम्पल लो ना, यही कारण है कि वायु का जो बुलबुला होता है जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, विकल्प सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होता है, नहीं को नोट कीजिए, बताइए। तो ये होता है क्रोड का नर्म लोहे का बने होने के कारण, विकल्प डी होगा। और जो ट्रांसफार्मर में नर्म लोहा होता है ना, इसका उपयोग करके जो भंवर धारा होता है, किसका, भंवर धारा, ठीक है, इससे जो होती है हानि इसको कम किया जा सकता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में कई कारण हो सकते हैं, जैसे भंवर धाराएं हो गई, और भी हो सकता है, कुंडलन का प्रतिरोध हो जाएगा, कुंडलन का रेजिस्टेंस हो जाएगा, और शैथिल्य हानि हो जाएगा, ठीक है, इन सारे रीजन से हो सकता है, शैथिल्य हानि से, ठीक है, ये सारा चीज, ये ध्यान रखना आप सभी को। चलिए यहां पर गलत का मिलान करने का कहा जा रहा है, और निम्नलिखित युग्मों में से गलत मिलान का चयन कीजिए। एक तरफ दिया गया है सूची 1 में यंत्र, दूसरे में दिया गया मापम उपयोग। अब इसमें से एक ही कोई गलत होगा, बाकी सारा सही होगा। तो एक गलत कौन सा है, तो यह है क्रायोमीटर रॉकेट इंजन की क्षमता, ठीक है, ये वाला गलत दिया गया है यहाँ पर, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना आप सभी को। क्रायोमीटर जो होता है ना, अत्यंत निम्न तापमान को मापा जाता है। जो तापमान ना बहुत ही लो होगा, लो टेम्परेचर को मापने के लिए यूज किया जाता है क्रायोमीटर का। रॉकेट इंजन की क्षमता नहीं मापा जाता है, ये ध्यान रखना आप सभी को। ओके, आगे देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है, ये रीजन बताइए। तो लोहे का जो अपेक्षिक घनत्व होता है ना, पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। आसान सा जवाब विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका कारण यह होता है कि पारद का अपेक्षिक घनत्व होता है लोहे के घनत्व से अधिक होगा, वही मैंने बताया। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को उनकी प्रचुरता मात्रा के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें से आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो पहले देख लेंगे किसकी प्रचुरता कितनी मात्रा में है, ठीक है। तो विकल्प ए से ही देख लेते हैं किसकी मात्रा कितना है, उसके बाद देख लेंगे कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, कौन सा गलत होगा। कैल्शियम की प्रचुरता की बात कर ली जाए तो भूपर्पटी पर कितना होगा, दोनों चीज पर यहाँ पर दिखाएंगे आपको, ठीक है। पहला जो होगा हमारा भूपर्पटी पर होगा और दूसरा होगा मनुष्य के शरीर में। तो कैल्शियम का भूपर्पटी पर मात्रा 3.6 होगा %, ठीक है, वेटेज। और मानव शरीर में इसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन का देख लेते हैं, हाइड्रोजन का भूपर्पटी पर कितना हो जाएगा, वह 0.14% हो जाएगा। और मानव शरीर में बात कही जाए तो 10% तक हो सकता है। नाइट्रोजन की बात कही जाए, भूपर्पटी पर नाइट्रोजन की मात्रा जो होगी कितनी होगी, बहुत थोड़ा होगा। इसको ना परसेंटेज में भी नहीं लिख सकते हैं, तो इसको ना ऐसा करते हैं, नील कर देते हैं, जीरो मान सकते हो आप लोग, बहुत थोड़ा होता है, या फिर 0.00 जितना जीरो लगा सको 1 कर लो। और मानव शरीर में बात कही जाए तो 3.3% होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो आप सभी जान सकते हो पृथ्वी पर 46.4% है, मानव शरीर में 65% है। ओके, अब यहां पर क्या बचता है, एक और कुछ बचा, कार्बन बचा ना, यहाँ पर कार्बन बच गया। ऐसे कर लेते हैं, कार्बन का ऊपर वाला जो मैं लिखूंगा वो हो जाएगा भूपर्पटी पर भार, और मनुष्य शरीर में नीचे वाला होगा। तो भूपर्पटी पर होता है 0.03% और मानव शरीर में बात की जाए 18.5%, ठीक है, 18.5%। अब यहां पर देखना है किसका आरोही अवरोही क्रम होगा। तो सबसे पहले स्थान पर भैया कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है, 3.6%। यहाँ पर मनुष्य के शरीर की बात कही जा रही है, ठीक है, 3.6%। उसके बाद आ जाएगा अपना भैया कार्बन 18%, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन आएगा ना दूसरे पे 3.3%। ओके, उसके बाद कौन सा आएगा, नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन आएगा। चलिए कैल्शियम किस में है भाई, पहले देख लो कैल्शियम के बाद नाइट्रोजन देख लेना है। तो इसमें तो कैल्शियम टाटा बाय बाय, इसमें नहीं है, कैल्शियम इसमें है, दूसरे पर नाइट्रोजन, तीसरे में हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन का मात्रा 10% है, सही है। कार्बन का मात्रा 18.5% है। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा 65% मानव शरीर में। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाइड्रोजन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन क्या होगा, ईंधन जो होगा ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना होगा, जिस वजह से ये घटना होगा। विकल्प बी करेक्ट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रक्षक नली यानी शुष्कन नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का यूज होगा। विकल्प ए राइट आंसर होगा, CaCl2 का यूज। आगे देखिए, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो अग्निरोधक बनाता है? आसान सा जवाब होगा मेलामाइन का परत होता है। विकल्प सी राइट आंसर होगा। मेलामाइन ना आग का प्रतिरोधक होता है, प्लास्टिक की अपेक्षा जो होता है उसमें जो होता है सहन करने की क्षमता भी इसका अधिक होता है। ठीक है, अगला देखिए, न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा कथन गलत दिया गया ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा विकल्प डी, न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये गलत दिया गया है। जो न्यूट्रॉन होते हैं ना इलेक्ट्रॉन की तरह नाभिक के चारों ओर परिक्रमा नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं परिक्रमा केवल इलेक्ट्रॉन का गुणधर्म होता है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो बात किया जाए तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता, इसलिए इसका आवेश क्या होगा, न्यूट्रॉन पर विद्युत का आवेश 0 होगा और परमाणु के नाभिक के भीतर प्रोटॉन के साथ स्थित रहेगा और नाभिक की स्थिरता बनाए रखने के लिए इसमें ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रहता है, योगदान रहता है बहुत। अगला देखिए, HOOC को कौन सा अम्ल कहा जाता है? क्लास 10th में पढ़े हो, ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। और ऑक्जेलिक एसिड का रासायनिक सूत्र जो होता है C2H2O4 होता है और अम्ल जो होता है कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित होता है। प्रयोगशाला में नाइट्रिक एसिड होता है और वेनेडियम पेंटोक्साइड, इसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में सुक्रोज के ऑक्सीकरण द्वारा भी तैयार किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसान से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? आसान सा जवाब हो जाएगा, ये होगा ब्लड का ग्रुप O होगा। ठीक है, और O का कौन सा होगा, निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तो O का RH माइनस होना चाहिए। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। जो RH नेगेटिव होगा ये ना रक्त आधान करने के लिए सबसे ज्यादा इसको ना O माइनस को ही यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है, सबको दे सकता है ये। ठीक है, और कोई भी रुधिर वर्ग के व्यक्ति के लिए सुरक्षित भी होता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है और किसी भी रुधिर वर्ग के साथ प्रतिक्रिया ये कर सकता है। तो ये हो गया विकल्प ए। अगला देखिए, ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्व गति में सहायक होते हैं वे कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और संसर्जन और आसंजन होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन पत्ती की जो पर्ण मध्योतक होता है ना, कोशिका की भित्ति से जल के वाष्पन के कारण इसकी परासरण सांद्रता जो होती है विसरण दाब न्यूनता से अधिक हो जाती है और परासरण द्वारा क्या होता है जाइलम वाहिका से पर्ण के जो पत्तियां होती है इनके बीच जाता है और कोशिका में प्रवेश कर जाता है। इससे जाइलम का जो द्रव होता है इससे जो तनाव उत्पन्न होता है इसी को क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण कहा जाता है। अगला देखिए, आवर्त बीजियों में विजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है? नहीं को नोट कीजिए, आसान सा जवाब हो जाएगा विजांडकाय। विकल्प ए राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, और आवृत्ति में विजांडकाय में अगुणित कोशिका नहीं होती है और मादा युग्मकोदी जो होती है भ्रूणकोश के बाहर क्या होती है, द्विगुणित कोशिका या टिश्यू उत्तक होता है और शेष 3 जो होता है भ्रूणकोश में साथ क्या होता है, अगुणित कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी? 3 जो होगा ये अगुणित होगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, उसका चयन कूट की सहायता से करें। चलिए, अब सांस में सांस आया, पूछ दिया कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, एक तरफ विटामिन खनिज दिया गया, दूसरी तरफ अभावजन्य रोग। किस विटामिन या खनिज की कमी से कौन सा रोग या विकार उत्पन्न होता है? विटामिन ए की कमी से। बच्चों वाला प्रश्न, जवाब दीजिए। दृष्टिहीनता, जिसको रतौंधी भी कहते हो, तो दृष्टिहीनता ही कर लेते हैं, रतौंधी नहीं दिया गया ऑप्शन में। कमजोर दृष्टि होता है, रात में कम दिखाई देगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद भी हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाएगा। विकल्प सामने सामने मिल रहा है। डी से रिकेट्स होगा, लौह से औरक्ता होगा। विटामिन सी से कौन सी बीमारी होगी? सी की कमी से बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। ये तो हो गया 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 विकल्प डी राइट आंसर होगा। सही पूछा जा रहा था, सही है विकल्प डी।
अगला देखिए, जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है जिसमें केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? इसको केंद्रकाभ कहा जाएगा। विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। और कोशिका द्रव में जो उपस्थित नग्न होता है द्विरज्जक वर्तुल होता है, यानी कि एकल डीएनए के रूप में होता है। ऐसी कोशिका को ही ना प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कही जाए तो अभी दरोगा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, मिलान करने के लिए कुछ कुछ था इसे दिया हुआ। अगला देखिए, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं को कोड कीजिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा? पहला ही हो जाएगा, पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है? आसान सा जवाब पहला ही हो जाएगा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जो पौधे में तीन सरल अस्थायी उत्तक होते हैं, ये पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और अस्थायी उत्तक में विकास में ये हेल्प करते हैं। जाइलम फ्लोएम जटिल उत्तक के रूप में कार्य करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त होता है? बताइए, ये रंगपुर हो जाएगा, विकल्प सी। और चावल का ना लोथल से भी मिलता है, गुजरात का जो लोथल है ना, यहाँ से भी प्रमाण मिला है। ठीक है, दोनों में से अगर यहाँ रंगपुर ना आए, लोथल आए, तो लोथल टिक करके आना, छोड़ना नहीं है। निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बार्काचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है? द्वैताद्वैत। ठीक है, द्वैताद्वैत पहला हो जाएगा। और द्वैतवाद की कही जाए तो ये माधवाचार्य आज ही टेस्ट हुआ था। 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो करवाते हैं उसमें मिलान करने के लिए वाला प्रश्न भी आया था। शुद्धाद्वैत जो शुद्ध अद्वैतवाद है, ये कौन सा होगा? शुद्धाद्वैत वेदांत हो जाएगा, वल्लभाचार्य। आप लोग ना 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देखा कीजिए। विशिष्टाद्वैत हो जाएगा, जो योग अद्वैतवाद कहते हैं, रामानुजाचार्य का है, रामानुजाचार्य जी का। चलिए आगे देखिए, अशोक के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? राइट आंसर होगा, इसमें ब्राह्मणी का भी था, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक सारे हो जाएंगे 4। विकल्प बी राइट आंसर होगा। और इस पर ना कई लिपि थे, जो कि मध्य भाग पूर्वी भाग में अलग अलग जगह अलग अलग मिला है। खरोष्टी लिपि की बात कही जाए, इसमें से खरोष्टी लिपि जो है अशोक के शिलालेख में जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट था ना, इस क्षेत्र में ज्यादा यूज हुआ था। और खास करके पाकिस्तान में, पाकिस्तान गुजरात राजस्थान की तरफ पाकिस्तान का जो पार्ट है वहां पर ज्यादा यूज हुआ था। और अरामाइक लिपि जो है, अरामाइक लिपि अशोक के साम्राज्य के नॉर्थ वेस्ट में ही हुआ था। ये अफगानिस्तान वाला पार्ट में ज्यादा यूज हुआ था। और पूर्ववर्ती जो अचमेनिद साम्राज्य से ज्यादा इसको प्रभावित करता है। और ग्रीक जो होता है ना, कुछ शिलालेख विशेष रूप से कंधार जो अफगानिस्तान में यूनानी लिपि भाषा में भी लिखा गया था। अशोक के समय देवनागरी का भी यूज हुआ था, शारदा लिपि का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ था। ठीक है, देवनागरी भी नहीं हुआ था, एक्सट्रीमली सॉरी। देवनागरी पूछा जाए कौन सा नहीं हुआ था तो कंफ्यूज नहीं होना, देवनागरी प्लस शारदा। अशोक के समय में इस लिपि का यूज कट कीजिए नहीं हुआ था। और कई अभिलेख है जो यूनानी लिपि का भी यूज माना जाता है, तो विकल्प बी इसका सही जवाब हो गया। अगला देखिए, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। इस तरह के स्टेटमेंट मैंने सुपर 30 वाले बैच में एंशिएंट इंडिया में लिखवाया है। अभी मिडाइवल वाला पार्ट चलेगा, वहां पर भी लिखवाएंगे। एंशिएंट से भी बहुत सारे स्टेटमेंट लिखवाए गए हैं, वहां पर डायरेक्ट पूछ दिया जाता है ये स्टेटमेंट किनका है, किस हिस्टोरियन का है, किस इतिहासकार के बारे में जो आया था, यात्री वृत्तांत जो लिखा था, कई जैसे कि वैनसांग वगैरह आया था और कई सारा था, उसका क्या क्या स्टेटमेंट था वो मैंने लिखवाया था। अभी मिडाइवल में जैसे आएंगे इस तरह का स्टेटमेंट भी आपको लिखवाया जाएगा। तो जिन बच्चों ने मेगा मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, 249 का ऑफर चल रहा है। इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 8676934039 पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी आपके पास 60 से 80 दिन का समय बचा है, 249 का इसका ऑफर चल रहा है। और जो बच्चे पहले से ज्वाइंड हो उनके लिए फिर से ज्वाइन नहीं करना है, वो पहले से ज्वाइंड है। जो नए बच्चे हैं ज्वाइन कर लीजिए। इसमें 40 मॉक टेस्ट है और डेली 25 क्वेश्चन का अभ्यास होता है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी दरोगा वाला एग्जाम हुआ था, दरोगा वाले में 250 प्रश्न दिया था, 47 प्रश्न इसका दरोगा में आया था हमारे नोट्स से, जो मैंने 250 क्वेश्चन का नोट्स दिया था। और जो बच्चे एग्जाम दिए थे व्हाट्सएप स्टेटस पर भी देख लिए होंगे, जो क्वेश्चन मैंने दिया था 250 क्वेश्चन,
जिसमें कि 47 क्वेश्चन आया था। 47 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट था और बाकी जो बचे 12 क्वेश्चन थे वहां से उस टॉपिक से उठा करके दिया गया था, जो कि बच्चे सारे सॉल्व करके आए। उम्मीद है जिन बच्चों ने ये बैच ज्वाइन किया था उनका दरोगा का पीटी भी निकल जाएगा। इसी तरह एडीओ में भी होगा, जब सुपर 30 लास्ट में स्टार्ट करेंगे, इसी में मेगा मॉक टेस्ट के बाद सुपर 30, तो मेगा मॉक टेस्ट में आपका जो जीरो बेसिस है, बेसिक मजबूत हो जाएगा। उसके बाद सुपर 30 में आप लोग टेस्ट लेकर के आखिरी 15 दिनों में इस तरह से अपनी तैयारी को बूस्ट कर लोगे मार्च के महीने में। तो अभी से ज्वाइन कर लीजिए मेगा मॉक टेस्ट जाकर के। अगला देखिए, जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा, फतवा जारी किया गया था अकबर के खिलाफ, विकल्प ए राइट आंसर होगा। और ये फतवा 1580 में जारी किया गया था। चलिए आगे देखें, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उनकी धार्मिक राजधानी कौन सा शहर था? आसान सा जवाब, विकल्प ए अमृतसर हुआ करता था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया था? शुरू से मैं बोलता आ रहा हूं, बेबी को बेस्ट पसंद है, बीपीएससी को 1857 की क्रांति पसंद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। ठीक है, और दिल्ली हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था किसको? हडसन जो लिखा करता था, उसका नाम था लेफ्टिनेंट विलियम हडसन। यहीं से जो है ना बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद परिवार के साथ शरण ले लिया। घटना के बाद भारत में मुगल वंश के शासन को अंततः चिन्हित किया गया कि यहां से कहानी खत्म हो जाएगा। अगला देखिए, अस्थाई बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते? जंगल वाला दो स्टेटमेंट मैंने दरोगा वाला में भी लिखवाया था, एडीओ वाले में भी लिखवाऊंगा अभी कुछ दिनों बाद, जब मिडाइवल पार करेंगे, मॉडर्न में आएंगे तब। ये स्टेटमेंट जो दिया गया था राजा राम मोहन राय का स्टेटमेंट था, विकल्प बी राइट आंसर होगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सेम इसी तरह से कहा था। कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट जंगल पर ही था, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा आप लोग फटाक से। उसने कहा था कि बंगाल का 1/3 हिस्सा केवल जंगली जानवरों से आबाद जंगल में तब्दील हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जंगल जंगल दो मामला है, जंगल वाला मामला, ये जंगल का मामला जो स्टेटमेंट है राजा राम मोहन राय का है, और कॉर्नवालिस का मामला क्या है? बंगाल का 1/3 हिस्सा जो है केवल जंगली जानवरों से आबाद जंगल में तब्दील हो गया है। ये स्टेटमेंट कॉर्नवालिस का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। देखिए, ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहां की गई थी? इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए ताकि ना सही से आप लोग को दिख पाएगा। अब सही है? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का, ये कलकत्ता में किया गया था, विकल्प बी राइट आंसर हो गया, 1819 ईस्वी में। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, सन 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना भी हुई थी। पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया भैया। दूसरा देखिए, 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अभी मैंने बताया ये हुआ था। और ये संस्था ना पहले से 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से की गई थी। इसका उद्देश्य था कि पूर्व के देश जो प्राच्य देश थे, इससे ज्ञान विज्ञान हो गया, अध्यात्म से संबंधित बातों का अन्वेषण किया जा सके। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है, दोनों हो जाएगा राइट आंसर, विकल्प सी। सूची 1, सूची 2, पहले सूची में क्या दिया गया है? विद्रोह दिया गया, दूसरे में नेतृत्वकर्ता। मिलान करना, मिलान करके सही उत्तर का चयन करना है। चलिए, यहाँ पर कोल विद्रोह, ये ना जो दिया गया ना कोल विद्रोह, ये वाला सेम टू सेम ये वाला पूछा गया था अभी बिहार दरोगा एग्जाम में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सूची 2 में उसका ईयर पूछा गया था, इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में नहीं, कब हुआ था ये पूछा गया था, सेम टू सेम। कोल विद्रोह के बारे में बताइए कब हुआ था कोल विद्रोह? तो ये हुआ था 1831-32 में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? छोटा नागपुर के क्षेत्र से बुद्धू भगत थे। ठीक है, बुद्धू भगत कहां पर? छोटा नागपुर क्षेत्र। मैं सारा क्लियर कर दूं ताकि आपको फायदा हो। खासी विद्रोह 1833 का मामला है, 1833 का मामला। तीरथ सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे, असम का क्षेत्र, याद होगा आप सभी को, कहां का? असम का मामला है ये। ठीक, ये छोटा नागपुर का था। संथाल विद्रोह ये हो जाएगा 1855-56। ठीक है, 55-56। नेतृत्वकर्ता सिद्धो कान्हो, याद है? और कौन से एरिया में हुआ था? ये झारखंड का क्षेत्र था, शॉर्ट में लिख दिया मैंने JH। और चेरो विद्रोह भूषण सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे, और हुआ था ये 1800 ईस्वी का मामला था, पक्का पूरी 1800 ईस्वी। ये भी मामला है कहां का? झारखंड का, लेकिन झारखंड का क्षेत्र है पलामू, पलामू क्षेत्र का मामला है। तो सारा चीज हो गया। यहाँ पर नेतृत्वकर्ता पूछा जाए, ईयर पूछा जाए, कौन से क्षेत्र में हुआ था, तो सब टिक कर देना, एक भी नहीं बचेगा।
और इसका आप देख लेते हैं कौन सा कूट होना चाहिए। तो पहला का चौथा हो गया, उसके बाद पहला हो गया, फिर तीसरा दूसरा। ठीक है, 41 32, 41 32, 41 32 नहीं है भाई, 4132, सॉरी 4231 होगा ना, एक्सट्रीमली सॉरी, 4231, 42 31 होगा ना। ठीक है, 4213 विकल्प डी राइट आंसर होगा। था ना, पहला का चौथा था, उसके बाद दूसरे का पहला था। ठीक है, दूसरे का दूसरा था ना, दूसरे का दूसरा हो गया, यहाँ पर जितना ना मिलान हो गया, दूसरे का दूसरा था, तीसरे का पहला था। हाँ चलिए सही है, 4 2 1 and 3 हो गया। अब मिलान नहीं करना है, सिर्फ वहां से टिक कर लेना, आंसर देख लेना, वो काफी है। मिलान करने में थोड़ा सा समय भी बर्बाद हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली थी। यह क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? राइट आंसर हो जाएगा 23वां अधिवेशन था, विकल्प डी राइट आंसर हो गया। अध्यक्ष चुनने के प्रश्न को लेकर के कांग्रेस में विवाद हो गया था, जिसमें गर्मपंथी और नरमपंथी में दो दल बना था, याद होगा आप सभी को। और यह विवाद जो हुआ था ना, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर के गहरा गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, दोनों पक्ष में संघर्ष के बाद विभाजन हो जाता है। और अध्यक्षता कौन करते हैं इसकी? रास बिहारी बोस जो थे, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस आरबीबी इसकी अध्यक्षता करते हैं। संसार के विशालतल गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहां स्थित है? यह बीजापुर का हो जाएगा, पहला विकल्प राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था? राइट आंसर हो जाएगा उज्जैनिया राज, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैनिया राज इस पे शासन नहीं करता था। यहाँ पर ना महत्वपूर्ण शासक जो संग्राम देव थे, ओमकार देव, दुर्लभ देव, ये राजा राम शाही, राजा नारायण मल, ये सभी इसमें शामिल होंगे। और अफगान के साथ अच्छा संबंध इन लोग का बनता था। वर्तमान में बात कही जाए तो भोजपुर में उज्जैनिया राज का स्थापना शैतान सिंह ने किया था। ठीक है, किसने? शैतान सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता कौन थे? इसके वार्ताकार कौन थे? तो इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू दोनों थे, विकल्प डी होगा, ए और बी दोनों। 1942 क्रिप्स मिशन भारत आता है और सर स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आता है। पूरा नाम में सर लगा देता था, अपने आप को सर कहता था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? इसमें से विरोध किसका? कर्म के सिद्धांत का विरोध नहीं किया था दयानंद सरस्वती ने। बाकी तंत्र मंत्र, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा का स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज के पुरजोर विरोध किया था इन्होंने। ठीक है, कर्म के सिद्धांत का विरोध इन्होंने नहीं किया। मिलान करना है, यहाँ पर नीचे दिया गया कूट की सहायता से सही उत्तर का भी चयन करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा क्या किया? बंगाल में द्वैध शासन और पहला न्यायालय मामला आता है। तो बंगाल में द्वैध शासन और बंगाल में न्यायालय की स्थापना, जो नहीं दिया गया है वो भी लिखेंगे, यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए एक भी। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि, ठीक है, पहला हो गया सहायक संधि। डलहौजी के द्वारा राज्य विलय का नीति हो गया, और इसके साथ इसने क्या किया था? हड़प नीति भी अपनाया था। ठीक है, हड़प नीति भी डलहौजी ने अपनाया था। कर्जन ने क्या किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था, तो ये हो जाएगा। इसके साथ साथ इसने और क्या किया? बंगाल का विभाजन भी करता है ससुराइए, बंगाल विभाजन 1905, याद होगा आप सभी को। तो कर्जन का मामला ये हो गया। तो क्या हो गया? 4, उसके बाद 1 3 और 2, 41 32, 41 32 विकल्प बी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया? आसानी हो जाएगा इसका आसान सा जवाब, विकल्प सी, पुर्तगालियों ने। 1509 ईस्वी में दीव पर अधिकार की, जो दमन और दीव है ना, यहीं पर अधिकार किया था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, विकल्प डी राइट आंसर होगा। और श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था तो यहीं पर मारा भी जाता है सुल्तान। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? हेस्टिंग्स था, आसान सा जवाब, विकल्प सी हो जाएगा। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन को समाप्त किया था। और शुरुआत किसने किया था? क्लाइव ने, शुरुआत इसने किया। और यहां पर क्या पूछा जा रहा है? समाप्त, समाप्त भैया हेस्टिंग्स ने कर देता है 1772 में। भारतीय संविधान का आर्टिकल 300 किससे संबंधित? अनुच्छेद 300 के बारे में पूछा जा रहा है। यह मुकदमा, वाद और कार्रवाई से संबंधित होता है, तो पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। सरकारी ठेके का मामला आता है आर्टिकल 299।
महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल है 76, व्यापार वाणिज्य पर प्रतिबंध जो लगता है 302 के तहत, आर्टिकल 302, धारा 302 नहीं, आर्टिकल 302। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? बताइए, यहाँ पर चुने जाते हैं पूछने से नहीं चुने जाते हैं। अब बताओ, ये ना थोड़ा थोड़ा ना देखना है, ये उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं, विकल्प डी राइट आंसर होगा। जो आर्टिकल 171 है ना, इसका क्लॉज 3 है, इसके अकॉर्डिंग जो होता है राज्य विधान परिषद में क्या होता है, कुल सदस्य का 1/3 सदस्य जो होगा स्थानीय निकाय से, और 1/3 सदस्य जो होगा कहां से, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होगा, सॉरी विधानसभा से होगा, और 1/6 जो होगा ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत होगा। 1/12 सदस्य जो होगा ये क्या होगा, स्नातक द्वारा होगा, जो स्नातक पास है। फिर 1/12 सदस्य जो आएगा जो कि 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग द्वारा चुना जाता है। इसमें ना उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद में सदस्य नहीं चुना जाएगा, तो नहीं पूछा जा रहा था, विकल्प डी करेक्ट आंसर हो गया। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान है? आसान सा जवाब, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, विकल्प ए राइट आंसर होगा। और ये हुआ था कब, 1956 में। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? ये विधानसभा का अनुमोदन आवश्यक होता है, विकल्प डी राइट आंसर होगा। और विधानसभा में जो विधानमंडल होता है, इसमें सत्र नहीं होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी होता है किसके पास, ये बाबू साहब के पास, राज्यपाल के पास। अध्यादेश तत्काल कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता वाली अत्यावश्यक स्थिति से निपटने के लिए किया जाता है, और राज्य विधानमंडल के जो समावेशित होने पर क्या होगा, अध्यादेश को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक माना जाता है। उसके बाद क्या होगा, विधानमंडल अध्यादेश को स्वीकृत कर देगा अगर उसे अस्थायी कानून बना सकेगा तो, ठीक है, या फिर वो उसको अस्वीकृत भी कर सकता है। फिर जब विधानमंडल पुनः समवेत होने के बाद 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को ना तो स्वीकृत करेगा और ना ही अस्वीकृत करेगा, तो क्या होगा, अध्यादेश स्वतः ही प्रभावी नहीं रह जाता, अध्यादेश को माना ही नहीं जाएगा, ऑर्डिनेंस माना ही नहीं जाएगा। अगला देखिए, भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या है? ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही है पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं एक बाय एक, 1 बाय 1 करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये दिया गया सही? नहीं, ये गलत दिया गया है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पर क्या उच्च सदन होता है, ठीक है। उच्च सदन क्या होता है, उच्च सदन तो राज्यसभा होता है ना, और निम्न सदन के प्रति होता है, तो निम्न सदन हो गया लोकसभा हो गया, निम्न सदन होता है कौन सा, लोकसभा होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहा जाए, उच्च सदन, उच्च सदन क्या हो गया, राज्यसभा, तो राज्यसभा के प्रति थोड़े ना होता है, ये निम्न सदन के प्रति होता है, यानी कि लोकसभा के प्रति। दूसरा क्या है, संसद बिना कोई व्यक्ति केवल क्या, नहीं क्या है, सांसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर, तो मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष नहीं लेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही दिया गया। इसमें एक कानून अभी बना है 2025 में, अगर कोई व्यक्ति सांसद या मंत्री है, 1 महीने जेल में रहता है बाबू साहब, उनको बेल नहीं मिलता, 1 महीने जेल में रह जाएगा, उनका पद भी समाप्त हो जाएगा। ये स्टेटमेंट अगर आए तो टाटा बाय बाय। तीसरा है, मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है, ये स्टेटमेंट गलत दिया गया। अभी मैंने बताया किसके प्रति, किसके समक्ष लेता है, ये लेता है राष्ट्रपति के समक्ष, प्रेसिडेंट के समक्ष। तीसरा भी गलत। चौथा देखिए, राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी होता है ना, ये तो स्टैंप या मुहर होता है, ठीक है। राष्ट्रपति नाम मात्र होता है, संवैधानिक कार्यकारी होता है, वास्तविक नहीं, संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक कार्यकारी होता है। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ गलत थे, केवल और केवल यहाँ पर सही था, तो भैया केवल 2 सही था, विकल्प डी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? इस रिट का नाम है अधिकार परीक्षा, विकल्प डी सही जवाब हो गया। वर्तमान में भारत सरकार ने कितनी कैबिनेट समितियां हैं? राइट आंसर होगा इसमें टोटल 8 समितियां हैं। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसमें आयु सीमा 25 वर्ष का रखा गया, विकल्प सी राइट आंसर होगा, आर्टिकल 173 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग। भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने महीने और हफ्ते होती है? आसान सा जवाब 6 महीने या 6 सप्ताह, ठीक है, 6 महीने और 6 सप्ताह का। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका चुनाव आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग होता है, और अनुच्छेद 68 में जो खाली पद को भरने के लिए चुनाव के समय में बारे में बताया जाता है। फिर आर्टिकल 324 जो इससे संबंधित है, चुनाव आयोग को इससे कराने की शक्ति देता है। तो ये सारा उपराष्ट्रपति संबंधित है। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुने। चौथी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित था बताइए? तो ये चौथी जो था, इसका उद्देश्य था कि वृद्धि के साथ न्याय होना चाहिए,
अब सबसे पहले ना इसमें क्या करते हैं, ईयर भी लिखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चला था। ठीक है, पांचवी कब से कब तक चला था, तो यहाँ पर ना क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले मिलान करते हैं, सही युग्म का चयन करने कहा जा रहा है। तो ये हो जाएगा पहला पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर के 56 तक चला था और कृषि पर ध्यान दिया गया था, जो बिजली हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पर, हेरोड डोमर मॉडल पर यह आधारित था। क्लियर है, 1951 से 56 तक चला था, ये वाला सही है, बाकी सारा गलत है। अब ऊपर से देख लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना मैंने बताया 1969 से 74 तक चला था और इसमें ना सेवा क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया गया था, वृद्धि के साथ न्याय पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, वृद्धि प्लस न्याय पर ध्यान दिया गया था। पांचवा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1974 से 79 तक, 1974 टू 1979 तक चला था ये। और इसका था गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी के समय था, उद्योग पर नहीं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये इंदिरा गांधी के समय का मामला है। तीसरा पंचवर्षीय योजना की बात कही जाए तो 1961 से 66 तक चला था, 61 से 66 तक चला था और इसमें ना कृषि और बुनियादी उद्योग पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, कृषि प्लस उद्योग पर ध्यान दिया गया था, जो कि मेजर उद्योग है उस पर ध्यान दिया गया था। चलिए एक यहाँ पर दूसरा ही बच गया ना सिर्फ, तो आप लोग बताइएगा, दूसरा भी कवर कर लेते हैं, 1 2 3 4 होगा। तो दूसरा में क्या हुआ था, दूसरा में मामला जो था ये हुआ था 1956 से 61 का मामला था। ठीक है, 56 से 61, पहला हुआ था 51 से 56, फिर 56 से 61 तक दूसरा पंचवर्षीय योजना। इसमें ना औद्योगिक विकास किया गया था, महान नोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, महाल नोबिस मॉडल इसी पर आधारित था। पहला किस पर था, तो हेरोड डोमर मॉडल पर। चलिए ये सारा हो गया पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित फैक्ट। 12 पंचवर्षीय योजना था जो कि 2012 से 17 तक लास्ट में चला था, उसके बाद नीति आयोग आता है। तो इन सारे 12 पंचवर्षीय योजनाओं को देख लेना, कब से कब तक हुआ था, किस पर आधारित था, कौन सा मॉडल था, और कई सारे मामले में रिजर्व बैंक के गवर्नर भी आए थे इसमें पढ़ लेना इनके बारे में। मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे थे। ठीक है, 1990 से 99 का मामला जो था वो सब भी देख लेना आपको। यहां से एक क्वेश्चन बनता है निश्चित रूप से। अगला देखिए, साधन लागत पर एनएनपी के बराबर है, इसको मिटा ले थोड़ा। साधन लागत पर एनएनपी के बराबर डैश होता है, कौन सा होता है, सही जवाब हो जाएगा इसका राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, विकल्प डी राइट आंसर होगा। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है ना, नेशनल इनकम पर डिपेंडेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है, राइट आंसर होगा। इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मामला, पीडीएस का मामला भी आएगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत सस्ती कीमत पर खाद्यान्न के वितरण के माध्यम से क्या होता है, खाद्य सुरक्षित किया जाता है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जाता है। फिर बफर स्टॉक के माध्यम से क्या होता है, एमएसपी का मामला भी आता है, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, बफर स्टॉक का रखरखाव भी होगा और एमएसपी पे क्या होगा, ये गोदाम को सुरक्षित करेगा, सूखा का स्थिति बनेगा या बाढ़ हो, या फिर कभी कभी एक दूसरे देश के साथ युद्ध का मामला बनेगा, कभी होगा कि अकाल जैसी स्थिति बनेगी, कोई महामारी फैल गया, जैसे हाल फिलहाल में कोविड आया था। ये सब मामला जब आएगा तो भारत सरकार द्वारा ये अपनाया जाएगा क्या, कृषि विपणन प्रणाली। ठीक है, तो ये एक से अधिक हो जाएगा, विकल्प डी करेक्ट आंसर, ये सारे हो जाएंगे। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया, यह था एसवीएस राघवन समिति, विकल्प सी। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, यह है एनएसओ। ठीक है, एनएसओ, विकल्प बी हो जाएगा। एनएसओ का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करना। ठीक है, और एनएसओ का जो मामला आया था, जो 2019 में इसको बदल के एनएसएसओ में कन्वर्ट किया गया, किसको किसको मिलाकर के कन्वर्ट किया गया, थोड़ा पढ़ लेना। एनएसओ प्लस सीएसओ के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद मैं यहां पर लिख देता हूं, एनएसओ प्लस सीएसओ, इन सारों को मिलाकर के एनएसएसओ बनाया गया था, ये सबको देख लेना आप लोग को। भंडारी समिति किससे संबंधित है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित है, ध्यान रखना आपको। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, 2006-07 के लिए हुआ था। इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, भंडारी समिति के बारे में पूछा गया था, मैं 2-3 समिति का नाम लिखा देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो अक्सर टेस्ट लगाइए तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए। स्वामीनाथन समिति देख लेना, जानकी रमन समिति, सरकारिया आयोग जो सरकारिया समिति था, महान लॉबिस मॉडल आधारित जो था महान लॉबिस समिति देख लेना, रंगराजन समिति, गोईपोड़िया समिति, फिर नरसिम्हन समिति जो वित्तीय बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ये सबसे क्वेश्चन बनता है। अगला देखिए 68,
निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? सही जवाब हो जाएगा चेन्नई, विकल्प डी। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? यह दिया था मीर जाफर ने, विकल्प बी राइट आंसर होगा। 1758 के आसपास दिया था। और इसमें इस अवधि के दौरान ना बिहार में ना सोरा का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। इससे ना बारूद बनाने के लिए यूज किया जाता था। सोरा जो होता था बारूद बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता था और नोनिया समुदाय के लोग के द्वारा तैयार किया जाता था। ये सोरा जो होता था नोनिया समुदाय जो था वही इसको बनाता था। बारूद में ज्यादा यूज होता था। नोट कर लेना सारा फैक्ट। प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश पितृहंत्रा राजवंश के नाम से जाना जाता है? बाबू साहब ये हर्यक वंश था, विकल्प ए राइट आंसर होगा। 544 ईसा पूर्व से लेकर के 413 ईसा पूर्व तक का मामला है। ये सब देख लेना। शिशुनाग, सुंग और नंद वंश का शासनकाल कब से कब तक था देख लेना और पढ़ लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां हुआ था? टिक कीजिए, विकल्प सी बांकीपुर पटना का मामला था और 1912 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना? सोनपुर वाला मामला पढ़े होंगे आप लोग, नवंबर 1929 का मामला था। सहजानंद सरस्वती, विकल्प डी। कब? नवंबर 1929 सोनपुर में। चलिए आगे देखते हैं। अब मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से कौन संबंधित नहीं है? इसमें से कौन रिलेटेड नहीं है? तो इसमें से कौन कौन से हो जाएंगे? चंद्रशेखर आजाद इसमें नहीं थे, विकल्प सी हो जाएगा। 30 अप्रैल 1908 का मामला था। कब का? 30 अप्रैल 1908 का मामला था ये, ठीक है। किंग्सपोर्ट की हत्या का प्रयास था, गाड़ी पर बम फेंका गया, लेकिन गाड़ी के क्या उसमें प्रिंगले पत्नी उसकी पुत्री थी, बम कांड में उसका मृत्यु हो जाता है। घटना के बाद दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग गए थे। प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन के पास खुद को सुसाइड कर लिया था, वहां पर आत्महत्या कर लिया। फिर खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। ये दोनों जाकर के ना वहां पर मैंने बम फेंका इस तरह का शोरगुल वहां पर होने लगा स्टेशन पर, तो मामला वहीं से बढ़ गया था, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इसमें शामिल थे, चंद्रशेखर आजाद इसमें शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो मुंगेर वाला जलकुंड जो कौन कौन सा है मैंने बताया भी था एक वीडियो में। इसमें सीताकुंड, ऋषिकुंड, रामेश्वर कुंड, ये तीनों जो होगा मुंगेर में ही स्थित है, तो एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रामेश्वर कुंड एक प्राचीन पूजनीय जलाशय है और इसका संबंध जो है ना भगवान राम से है। कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई? आसान सा जवाब मेची नदी से जोड़ा जाएगा इसको, विकल्प सी राइट आंसर होगा। इसका शिलान्यास जो हुआ था ना सितंबर 2025 में किया गया था। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार में निम्नलिखित जिला का सही अवरोही कौन सा हो? अवरोही क्रम कैमूर, जमुई, नवादा। आसान सा जवाब हो जाएगा कैमूर, जमुई और नवादा का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी हो जाएगा। कैमूर में वन का क्षेत्रफल कितना होगा? 31.56%। जमुई का मामला कितना हो जाएगा? 21.34% और नवादा में वन आवरण का क्षेत्र जो हो जाएगा 20.72%। इसके बाद आएगा फिर मुंगेर चौथे स्थान पर। पूछा जाए चौथा स्थान आ जाए तो मुंगेर भी लिख लेना है, 20.16 के साथ ये चौथे स्थान पर है। अगला है कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? कौन सी? कोसी है ना, ये तो बच्चों को याद होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? करेक्ट आंसर 68.8%। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? ये मुख्यमंत्री होता है, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने? ये क्वेश्चन एक बार आया था। ये 2 राष्ट्रपति थे। कौन कौन से थे? एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, चौथे राष्ट्रपति बने थे, और एक थे रामनाथ कोविंद जो 36वें राज्यपाल थे, ठीक है, ये दोनों बने थे। अगला देखिए 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के कौन से क्रम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? इनका क्रम है 42वां, विकल्प सी राइट आंसर होगा, ठीक है, 42वां हो जाएंगे 2 जनवरी 2025 को। अगला देखिए इससे पहले थे राजेंद्र नाथ आर्लेकर जी थे ना, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 41वां थे, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का बात आएगा तो 41वां थे और आरिफ मोहम्मद खान 42वां हो गए। अगला देखिए जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्न में से किस स्थान पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? यह हुआ था हैदराबाद में, विकल्प बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने जीडीपी जनगणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है? करेक्ट आंसर हो गया 2022-23 का मामला है, विकल्प बी। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बिहार सरकार ने किस नई नीतियों का ऐलान किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये सारे हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। बिहार प्लास्टिक विनिर्माण, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति और बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन, सारे हो जाएंगे उपयुक्त सभी।
केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि लाख करोड़ का आवंटन किया गया? लाख करोड़ में राशि हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.81 लाख करोड़। हाल ही में किस राज्य ने में भारत का पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया? बिहार में हुआ है। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया सबौर में। कहां पर? सबौर में स्थापित किया गया है, ठीक है। और 15,000 से अधिक बीज के नमूने भी रखे गए यहाँ पर। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लेज मेट्रेवली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इंग्लैंड के हैं। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। और खुफिया एजेंसी के बारे में देख लेना, भारत की खुफिया एजेंसी जैसे रॉ है ना, IB यानी कि NIA है, अमेरिका में CIA NSA है, इजराइल का मोसाद होता है, पाकिस्तान का ISI होता है, और यूनाइटेड किंगडम का M16 M15 होता है। इस तरह से रूस, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी वगैरह का देख लेना उसकी खुफिया एजेंसी का नाम। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरंजन आयोजनों और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणियां शुरू की है? कौन सा हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में। विकल्प सी। अक्टूबर 2025 में RBI ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपए में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है? राइट आंसर होगा नेपाल, भूटान और श्रीलंका। विकल्प सी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिससे टैरिफ 50% हो गया? ये अतिरिक्त जो लगाया था 25% का टैरिफ, ठीक है। विकल्प ए। और इस पर ना 150% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है भाई साहब। अक्टूबर 2025 को भारत ने निम्न में से किस यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इफ्टा के साथ मुक्त व्यापार समझौते लागू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के साथ, एक से अधिक हो जाएगा। 4 सदस्य देश शामिल है इसमें, जिसमें कि एक नॉर्वे हो गया, नॉर्वे के बाद स्विट्जरलैंड हो जाएगा, और कौन सा था? स्विट्जरलैंड के साथ आइसलैंड और लिंक्सटेन था, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। हंगरी, आयरलैंड नहीं था, ठीक है। ये 4 देश हो जाएंगे, एक से अधिक इसी वजह से हो गया। अगला देखिए, जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रम सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, गुजरात बन गया है ये। तंबाकू, वेपिंग और ई सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? ये मालदीव। प्रधानमंत्री मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के संस्मरण पुस्तक का भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखा है? ये जॉर्जिया मेलोनी है, ठीक है। इनके साथ क्या ही बोलना, चलो मेलोनी जी है। पुस्तक जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू द एजेस को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? सही जवाब अमित शाह। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक जीजी पारिक का निधन 101 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2025 को हो गया। इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक, श्रमिक आंदोलन के नेता, सारे हो जाएंगे, एक से अधिक सभी। नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री की कितनी बार शपथ लिया? भैया 10वीं बार लिया था। विकल्प ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये गिनीज बुक में नाम छप गया बाबू साहब का। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लासजलो क्रास जना होरकाई हो जाएगा, पहला ही विकल्प। और प्राइस से संबंधित एक वीडियो बनाया गया है 1 घंटे का, देख लेना। दरोगा में भी पूछा गया था, मैंने कहा था केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। निम्न में से कौन बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी जिसमें यह खिताब दुबई 2025 अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल की है? इनका नाम है क्या, बताओ? मरियम फातिमा जी हैं। विकल्प डी। आखिरी प्रश्न है, 5 अक्टूबर 2025 को राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से बताइए। इसकी नींव जो है ना 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी। विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 5 अक्टूबर का डेट था, 5 अक्टूबर 2025। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए थे। जो बच्चे पहली बार जुड़े थे सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।